हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आई एम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन, जिसमें हम अमेरिका, अफ्रीका, है ना, और यूरोपियन जो कंट्रीज थी जहाँ पर उनके जो मूल निवासी थे वहाँ से जो विस्थापित किए गए थे या फिर वो छोड़कर चले गए थे, किन कारणों से छोड़कर चले गए थे, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हमारा अमेरिका वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें यूरोपियन लोगों ने जब अमेरिका में वो वहाँ पर पहुँचे, उससे औपनिवेशिक बनाया, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो मूल निवासी लोग थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में ही उनका जीवन यापन था। वो वहीं से अपना इकट्ठा करके खाते थे, वहीं रहते थे। तो यहाँ पर देखिए, मूल निवासी और यूरोपियन लोग जब जंगलों को देखते तो उनकी निगाह में एक अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों की अदृश्य थी, यानी कि जहाँ पर वो नहीं जा पाए थे वहाँ तक वो पहुँचे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह उन्होंने मक्के के खेत उभरते हुए देखे। मतलब उनका ये सोचना था कि अगर इन जंगलों को काट के साफ कर यहाँ पर खेत बनाए जाए और फसल उगाई जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उन्हें सभ्य से सभ्य बनाने की बात तो जो है यूरोपियन लोग जो है कर रहे थे अमेरिका वालों को, क्योंकि वो जो यूरोपियन लोग थे वो अमेरिकन को असभ्य समझते थे। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वो 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए थे। उससे पहले कुछ पता सता ही नहीं था इनका। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा ही हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। काफ़ी बड़े ज़्यादातर इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया यूरोपियन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की उन्होंने। दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना परचेज और रूस, अलास्का में ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि इन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की भी रजामंदी ली जाए या उनकी इच्छा है या नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे वह खिसकती जाती थी मूल निवासी भी पीछे की तरफ जो है खिसकने के लिए बाध्य हो जाते थे। वो भी जो है पीछे की तरफ चले जाते थे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है यूरोपियन का, वो उसी हिसाब से जो है जो वहाँ के मूल निवासी होते थे वो पीछे चले जाते थे, हट जाते थे वहाँ से। तो 19वीं सेंचुरी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त फिर क्या है चेंजेस आया। ज़मीन के प्रति यूरोपियन लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, क्योंकि बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनने का उस समय अधिकार था। तो जो छोटे बेटे थे वो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इसी वजह से जो है वो अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ आए जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी और वो ऐसी ज़मीन चाहते थे जहाँ वो अपना जिससे वो अपना कह सकें। और पोलैंड से जो लोग आए थे वो प्रेरी चारगाहों में काम करने उनको अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज घास के मैदानों की याद दिलाते थे। और यहाँ बहुत ही कम कीमत में बड़ी संपत्ति खरीद पाना उनके लिए बहुत ही रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसे फसल, धान और कपास उगाए जो यूरोप में कभी नहीं उगाए गए और इसलिए वहाँ उन्होंने ऊँचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों की जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका जो है सफाया कर दिया। फिर 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह से जो है सुरक्षित कर लिया। इस तरीके से जो है उन्होंने खेती का विस्तार किया ब्रिटेन, पोलैंड और यूरोपियन लोगों ने। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी, जो दक्षिण इलाका था अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका उपनिवेशों का यह अनुभव रहा है कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे, क्योंकि उन्होंने वहीं के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, उनको गुलाम बना रखा था काम करने के लिए। तो काफ़ी संख्या में जो है मारे गए थे। इसलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से क्या खरीदे, दास खरीदे। अफ्रीका से जो है वो स्लेव लेकर आते थे। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध में चलते दासों के व्यापार पर रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बगान पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को ख़त्म करने के पक्ष में दलीलें दी गई और उसे एक अमान्य प्रथा बताया कि ये जो प्रथा है बहुत ही गलत है, ज़बरदस्ती किसी को दास बनाकर काम करवाना। तो 1861-65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्य के बीच में जो है युद्ध हो गया। जो सपोर्टर थे और जो सपोर्ट नहीं करते थे दास प्रथा को, उनके बीच में युद्ध हुआ। दासा विरोधियों की जीत हुई
और दास प्रथा ख़त्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20 सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक नहीं हल हो पा रही थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वह फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का जो है हल निकाल पाया। अब यहाँ पर देखिए, अगला है अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदे की बेदखली। देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के लिए बहुत ही मूल निवासियों को वहाँ से हटाने के लिए प्रेरित बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और इसके लिए भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकी ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ले ली या पैसा देने के मामले में जो है वायदा खिलाफी करी। उच्च अधिकारी भी मूल बाशिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जॉर्जिया के एक प्राधिकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जहाँ यहाँ एक अधिकारी की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह कि जो मूल निवासियों में से चिरोकी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। तो 1832 में संयुक्त राज्य के कुछ मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला जो है एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वतंत्राधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून नहीं लागू होता और वे कुछ मामलों में प्रभुता संपन्न हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर बिल्कुल उलट हो गई। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की एक बात मान रखने के इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँक कर, यानी उनको वहाँ से भगा कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर जो है खदेड़ दिया। जहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान इलाका था वहाँ पे खदेड़ दिया। खदेड़ने के लिए अमेरिकी फ़ौज को भेज दिया। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटाने पर मजबूर किया गया उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफ़र में ही मर खप गए, यानी कि वो इतने रोए कि मतलब उसके बाद जो उनकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीन ले रखी थी वे इस आधार पर अपने उचित ठहराए जाते थे कि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करने की जानते हैं, इसलिए वह उनके कब्जे में रहने नहीं चाहिए। मतलब जो जानते थे कि वो ज़मीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसलिए वो उनके कब्जे में रहने के लिए तैयार नहीं थे। वे इस बिना पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते हैं कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग से कपड़े पहनने, जिनका मतलब यूरोपीय जैसे कपड़े, यानी जो यूरोपियन लोग थे वो अपनी तरह से इंग्लिश सिखाना चाहते थे, अपने जैसे कपड़े पहनाना सिखाते थे। तो उन्हें ये कहते थे कि जो अमेरिकन लोग थे उनको ना तो दिलचस्पी है सीखने की, ना कपड़े पहनने की दिलचस्पी है। कुल मिलाकर ये कहना था कि वे मर खपने लायक ही हैं, उन्हें कुछ नहीं सीखना, वो मर जाए ज़्यादा अच्छा है। तो खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरी साफ़ की गई और जंगली भैंसों को मारा गया। एक फ्रांसीसी आंगतुंग ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएगा। फिर इसके बीच क्या हुआ, इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर भी धकेल दिए गए। उन्होंने स्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ा जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल निकला। जब उन्हें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खनिज संसाधन है तो उन्हें फिर वहाँ से भी हटा दिया गया। प्राय कई समूहों को मूलतः इसी एक कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, जिससे उनके झगड़े होते थे और मूल निवासी छोटे इलाके में कैद कर दिए जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने आरक्षण, जिन्हें आरक्षण कहा जाता है, ये प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिनके साथ उनसे पहले कोई रिश्ता था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीन उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोह की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मैंटिसियों के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने जो है हार मान ली थी।
अब जैसे ये है कि 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया कि आप आकाश हो, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद बेच सकते हैं। ये ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं। धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पुण्य पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हर कोहरा, सफाई करने वाला, गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव पर पवित्र है। पेड़ों पे दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का बाग है। तो उन्होंने ये कहा, सारी बात मिलाकर उन्होंने ये कही कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी एक एक चीज़ है, वो मेरे लोगों की है, ना कि आपकी, जिस पर आप अपना हक जमा रहे हो। अब है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। ये जो टॉपिक है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे सब इसको बच्चे और पढ़ेंगे भी ध्यान से। ये उम्मीद हमेशा से ही की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। ये हमेशा से उम्मीद थी। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, तो उसने जो है गोल्ड रश को जन्म दिया। तो ये आपको जानना है कि गोल्ड रश कैसे आया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवारने के लिए उस मिस अमेरिका में पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। यूरोपियन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाई, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा कर लिया गया और कनाडा की रेलवे का 1885 में काम पूरा हो गया। एंड्रू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड में आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामी में से एक था, उन्होंने पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, ये कहा। क्या कहा कि जो पुराने राष्ट्र हैं वो बहुत धीरे चलते हैं, है ना, तथा गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर जो है वो बड़े किसानों के हाथों में अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखानों में नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि सारी ज़मीन उन्होंने हड़प ली थी बड़े किसानों ने। तो उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरीके के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए, ताकि दूर दूर की जगहों के तीव्र परिवहन के साथ जोड़ा जा सके, और ऐसे संयंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिसमें बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की तेजी से वृद्धि हुई। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र विकसित अवस्था में था। 1890 में जो है वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था। बड़े पैमाने, क्योंकि पैमाना किस तरह औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक जो विकास है वो क्यों हुआ, रेलवे का विकास, और रेलवे के लिए स्टूल चाहिए थे तो उसके लिए उद्योगों का विकास हुआ। तो बड़े पैमाने की खेती का भी फिर जो है साथ के साथ विस्तार हुआ। बड़े इलाके साफ़ किए गए और खेतों को जो है उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया गया, और इस तरह शिकारी वाली दिनचर्या भी जो है वो ख़त्म हो गई, जिससे मूल बाशिंदे सदियों से जीते आ रहे थे। उसके बाद जो 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच के क्षेत्रों का जो है विभाजन हो गया। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा, जो कई देशों तथा यूरोपीय आबादकों पश्चिम की ओर खींचा जा रहा था। कुछ ही वर्षों के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्य शक्ति बन चुका था। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और संवैधानिक अधिकार के बाद के जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप यहाँ तक जो है चैप्टर को रीड करेंगे, वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।